देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी वही पढ़ेंगे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में पढ़े थे, ठीक है। वो सारी बातें आएगी इसमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में आई थी। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन में क्या अंतर है, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम पढ़े थे तो ax² प्लस bx और प्लस c, ठीक है, ये पोलिनोमियल हो गया। अगर इक्वल टू हम समथिंग लिखते, मान लो 0 लिख दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ठीक है। इसकी जीरोज की बात की जाए, इसके जीरोज की बात किया जाए तो क्या बोलेंगे, जैसे बोले थे उसमें पोलिनोमियल मैक्सिमम 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 जीरोज बोले या फिर रूट्स बोले, ठीक है, या फिर सॉल्यूशन बोलो या फिर वैल्यू ऑफ एक्स के टर्म में है ना, तो वैल्यू ऑफ एक्स बोलो, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2 जीरोज होते हैं या फिर 2 रूट्स होते हैं, ठीक। और इसके अगर ग्राफ की बात की जाए तो पैराबोलिक शेप के होते हैं, किस शेप के होंगे, पैराबोलिक शेप के, ठीक है, इस तरह से होगा, है ना। इसमें पढ़े थे अगर कोई ये एक्स के टर्म में रहेगा तो यू शेप में होगा, इसे या तो अपवर्ड होगा या नहीं तो डाउनवर्ड होगा। अगर वाई के टर्म में रहेगा तो सी के फॉर्म में होगा, है ना, ये या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में, ठीक है। अपवर्ड में पढ़े थे अगर x² का जो कोफिशिएंट है पॉजिटिव रहेगा तो ऊपर की तरफ, निगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होता है पैराबोलिक शेप होता है, या फिर हम बोले तो यू शेप का बोल सकते हैं, पैराबोलिक शेप, ठीक है। अब बात आती है कि इसके जीरोज जो 2 होते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यू निकलेगी 2 निकलेगी, तो कुछ भी निकल सकता है ना, इक्वेशन पर डिपेंड करता है, या तो 2 निकलेगा, चाहे -1/2 निकलेगा, चाहे √2 निकलेगा, चाहे √3 निकलेगा, चाहे -5/6 निकलेगा, चाहे 0 निकलेगा, चाहे 1 निकलेगा, ऐसे ही कोई रूट्स निकल के आएंगे ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके रूट्स निकल के आएंगे, कुछ ना कुछ नंबर्स होगा, मतलब कोई ना कोई रियल नंबर होगा, ठीक। तो इसके जो रूट्स होंगे मैक्सिमम 2 होंगे, जो रियल नंबर होगा, कोई ना कोई नंबर ही होगा ना, कोई रियल नंबर होगा, ठीक है। रियल नंबर जितने नंबर पर है उसको रियल नंबर बोलते हैं। इसके अलावा एक और नंबर होता है जिसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसके बारे में हायर क्लासेज में पढ़ोगे, या फिर हम इसका कभी पढ़ा देंगे कि इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई ऐसे लिख करके, स्मॉल आई वोटा बोल पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो इसकी जो भी एक्स की जो वैल्यू होगी कोई ना कोई रियल नंबर होगा, कोई ये नंबर तो नहीं ना आएगा, क्योंकि इस नंबर के बारे में तो पढ़े ही नहीं है। आएगा मतलब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जीरोज निकाले, तो हम देखे थे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की कभी किसी के 1 जीरोज निकलता है, कभी 2, कभी किसी का निकलता ही नहीं है, कभी किसी का निकलता ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई रियल नंबर उसका जीरोज नहीं होता। मान लो कोई इक्वेशन लिख दिए हम कि x² + 4 = 0, ठीक है। इसका जो तुम ये जीरोज निकालोगे या फिर x की वैल्यू निकालोगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते, तो कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई भी नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा। इसका भी सॉल्यूशन पॉसिबल है, इसमें भी x की वैल्यू पुट करोगे, कुछ ऐसा वैल्यू आएगा जिसमें 4 जोड़ने पर बराबर 0 आएगा, ये होता है, लेकिन कोई रियल नंबर नहीं है, कोई इमेजिनरी नंबर आएगा। तो अगर यहाँ से पूछा जाए हमको कि इस इक्वेशन के क्या कोई x की वैल्यू या फिर इसका रूट्स निकल पाएगा, होगा, पॉसिबल है, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है, हम बोलेंगे नो, इसका जो सॉल्यूशन होगा नो रियल नंबर्स, क्या बोलेंगे, नो रियल नंबर, बस में कोई रियल नंबर नहीं होगा, ये ऐसा बोलेंगे। या नॉट पॉसिबल अभी लिख सकते हैं, अभी बोल दो भी सकते हैं, क्योंकि इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़े हैं, लेकिन हायर क्लास में जाएंगे तो इसके भी रूट्स पॉसिबल हैं, जो कि एक इमेजिनरी नंबर आता है, तो वो अभी पढ़े ही नहीं है। तो यहाँ 10th लेवल तक हम यही लिखेंगे। अगर मान लो कोई इक्वेशन रहेगा और उसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं रहेगा तो हमसे पूछा जाएगा कि इसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं, या फिर इसके रूट्स होंगे या नहीं, तो हम क्या लिखेंगे कि इसके रूट्स कोई रियल नंबर नहीं है, लिख देंगे नो रियल नंबर। तो हम कैसे समझ गए, तुम भी समझोगे, अभी पढ़ेंगे आगे तब। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे कि कोई इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके जो रूट्स होते हैं 2, कब 2 होते हैं, कब 1 होते हैं, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव, इसके बारे में पढ़ेंगे। कब जो है इसका रूट्स जो होगा रियल नंबर नहीं होगा, नहीं, मतलब रूट्स का नेचर पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे, नेचर ऑफ रूट्स का नेचर पढ़ते हैं कि रूट्स कब कैसा होगा, ठीक है। कभी कभी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखेंगे या पोलिनोमियल के कि 2 रूट्स होते हैं और दोनों इक्वल ही होता है, 2 इक्वल रूट्स ही आ जाते हैं, तो हम इक्वेशन देख के ही बता देंगे कि इसके रूट्स जो होंगे वो 2 होंगे या 1 होंगे, या फिर रूट्स अगर होंगे तो कैसा होगा,
या फिर कोई इक्वेशन अगर है तो उसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं। तो उसके लिए हम ये टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके जो फॉर्म होंगे इसी तरह से लिखा होगा, ax² + bx + c, ठीक है, = 0, इसी फॉर्म में होगा, जहाँ पे a है कोफिशिएंट ऑफ x², b है कोफिशिएंट ऑफ x और c हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो जब भी कोई इक्वेशन दिया रहे ना तो हम उसमें निकालेंगे ABC, तो चूज कर सकते हैं हम, उसमें हम एक वैल्यू निकालेंगे b² - 4ac निकालेंगे। कहने का मीनिंग है कि जैसे मान लो कोई इक्वेशन हमारे पास है 2x² + 3x + 5 = 0। यहाँ पे देखोगे तो a2 है, b हमारा 3 है और c जो है हमारा 5 है। तो हम क्या बोले निकालने के लिए, b² - 4ac का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। क्यों निकालेंगे ये हम पढ़ेंगे अभी। b² - 4ac का वैल्यू निकालेंगे। देखो तो b यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर - 4a की जगह 2 है और c की जगह 5 है, ठीक है। तो कितना आएगा, 9 - 4 = 8 = 40, तो कितना है -31, ठीक है। तो यहाँ जो b² - 4ac का वैल्यू आया क्या आया, निगेटिव आया, ठीक है, मतलब निगेटिव में कोई आया, निगेटिव इंटीजर्स आया, ठीक है। तो इसी तरह से मान लो कभी b² - 4ac निकालोगे, जैसे मान लो कोई इक्वेशन लेते हैं हम कि x² + 5x + 6, ठीक है। अब यहाँ पे a देखोगे तो 1 है, a तो x² का कोफिशिएंट होता है ना, b देखोगे तो 5 है और c देखोगे तो 6 है। अब यहाँ हम b² - 4ac निकालेंगे तो क्या होगा, b है 5 तो 5 का स्क्वायर -4, a की जगह 1 और c की जगह 6, ठीक है। तो 25 - 64 हो गया, तो 24 हो गया, तो कितना हो गया 1। तो देखो यहाँ जो b² - 4ac का वैल्यू आया है 1 आया है, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, ये एक निगेटिव नंबर है, ये क्या है कि निगेटिव नंबर है, और ये जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। जब भी हम b² - 4ac के वैल्यू निकालेंगे तो 3 ही बातें हो सकती है, या तो निगेटिव आएगा, ठीक है, या 5 यहाँ पे -31 आया, -42 आ सकता है, -5/6 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव तो निगेटिव ही हुआ ना। या फिर पॉजिटिव आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 5/6 आएगा, ठीक। या तीसरी बात ये हो सकती है कि b² - कोई इक्वेशन रहेगा उसमें b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आ जाए, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कैसे, जैसे मान लो कि कोई इक्वेशन लिए हम, जैसे कोई इक्वेशन ले लिए कि x² प्लस माइनस रख लेते हैं, x² - 4x और +4, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ a की जगह 1 है, b की जगह चेक करोगे तो b तो x का कोफिशिएंट है तो ना -4 है ना, तो -4, c की जगह क्या देखोगे 4 है, ठीक है। तो b² - 4ac यहाँ निकालेंगे तो b कितना है -4, तो -4 का स्क्वायर प्लस माइनस b² माइनस निकालेंगे ना तो -4, a की जगह देखोगे तो 1 है और c की जगह 4 है, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16, अब माइनस या मल्टीप्लाई करोगे तो 16, कितना आ गया 0। देखो तो यहाँ b² - 4ac की वैल्यू क्या है, 0 आया। तो देखो यहाँ 3 बातें निकल के आ रही है, b² - 4ac की वैल्यू कभी 0 आती है, कभी निगेटिव आती है, कभी पॉजिटिव आती है, ठीक है। 3 ही चीज़ें हो सकती है ना। जैसे मान लो कोई नंबर लाइन है अगर, तो b इधर 0 हो गया, इधर जो भी नंबर होते हैं पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 या 5/6 6/7, इधर निगेटिव नंबर होते हैं, ठीक। तो हम b² - 4ac की वैल्यू निकाले थे, कभी पॉजिटिव नंबर आएगा इधर आएगा, कभी निगेटिव नंबर आएगा ये आएगा, कभी 0 आएगा, ठीक है। 3 चीज़ें हो सकती है, अब पॉजिटिव निगेटिव में +5 आए या +6 आए या +7 आए, ठीक है। 3 बातें हो सकती है, मतलब b² - 4ac की वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी, मतलब 0 से बड़ा, पॉजिटिव अगर है इधर पॉजिटिव है तो उसको हम क्या बोलेंगे दूसरे लैंग्वेज में, 0 से बड़ा भी बोल सकते हैं ना, पॉजिटिव बोलो या 0 से बड़ा। तो यहाँ b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, तो अब कैसे लिखेंगे b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 3 केस लिखेंगे ना, 3 चीज़ें हो सकती है ना। केस फर्स्ट है कि या तो b² - 4ac की वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो हम कैसे लिखेंगे b² - 4ac पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होगा तो 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है ना। मतलब जो भी नंबर होगा वो पॉजिटिव अगर होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखते हैं, जो भी नंबर होगा तो 0 से बड़ा ही होगा ना, क्योंकि 0 ना तो निगेटिव है ना तो पॉजिटिव है, तो जो भी नंबर होगा वो 0 से बड़ा ही होगा। तो ऐसे लिखते हैं b² - 4ac की वैल्यू होगी वो बड़ी है, होगी 0 से, ठीक है। पॉजिटिव को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। केस दूसरा ये हो सकता है कि b² - 4ac की वैल्यू 0 हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, दूसरा कंडीशन ये बनता है। थर्ड केस ये बनता है
कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। निगेटिव होगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो से छोटा। निगेटिव क्या होता है, जीरो से छोटा। तो बी स्क्वायर जीरो से छोटा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते जीरो लिख दिया। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन है, हम क्या ले रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव ले रहे हैं ना, जीरो से छोटा ले रहे हैं ना, मतलब इधर जीरो से छोटा तो ऐसे लेस दैन दिखाएंगे ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। तो निगेटिव मतलब जीरो से छोटा, मतलब जीरो बड़ा है, तो जीरो बड़ा, जीरो की तरफ इसे घुमा दिए। ठीक, ये रिप्रेजेंट कर रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को, पॉजिटिव को। ये रिप्रेजेंट कर रही है जीरो को, तो जीरो तो है ही। ये रिप्रेजेंट कर रही है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव। ठीक है, तीन चीज़ रिप्रेजेंट करिए, दोनों मैथमेटिकली भी लिख दिए हैं कैसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव निगेटिव को। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कभी कभी निगेटिव आ रही है, कभी जीरो आ रही है। तीन केस आ सकती है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं आएगा। तो तीनों केस में अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, अगर ये चीज़ें होगी तो क्या होगी, तो देखो क्या होगी। जब भी हम बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए तो उसके रूट्स पॉसिबल होंगे। क्या होंगे, रूट्स पॉसिबल होंगे। कितने रूट्स, दो रूट्स ना, दो रूट्स निकल के आएंगे, टू रियल रूट्स। क्या होगा, टू रियल रूट्स, दो रियल रूट्स होंगे, मतलब कोई दो नंबर निकल के आएगा, दो नंबर, दो रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर कोई भी हो सकता है, √2 आएगा, -1/2 कुछ भी आ सकता है, लेकिन -1/2 भी आ सकता है। हम ऐसा नहीं है कि प्लस में आएगा, हम यहाँ पॉजिटिव बोल रहे हैं, इसकी वैल्यू पॉजिटिव बोल रहे हैं। ऐसा नहीं बोले कि एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक ना। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, अगर 5/6, 5/3, 4 आए तो उसका जो एक्स, उसमें जो एक्स की वैल्यू आएगा, जो रियल नंबर, जो रूट्स आएगा वो दोनों रियल नंबर ही होगा कोई। तो अगर रियल नंबर होगा तो हम तो निकाल सकते हैं, क्योंकि रियल नंबर अगर आएगा तो हमको उसका कैलकुलेट करने आता है। तो दो रियल रूट्स निकल करके आएंगे, ठीक है। और दोनों रूट्स जो होंगे ना वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, दोनों अलग अलग होगा, दोनों इक्वल नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है, जब पॉजिटिव आएगा तो। ठीक, मतलब अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले इक्वेशन दिया रहेगा, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, तब ना हम डिसाइड करेंगे कि उसका रूट्स रियल है या नहीं। अगर मान लो उसका रूट्स रियल ही नहीं होगा तो हम कैसे निकालेंगे एक्स की वैल्यू, नहीं निकाल पाएंगे, पता चलेगा हम दिमाग लगा रहे हैं, सॉल्व ही नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल के देख लेंगे कि उसके रूट्स रियल नंबर है या नहीं। अगर रियल नंबर नहीं होगा तो हम लिख देंगे कि हम इसके रूल जो रियल नहीं है, इसलिए नहीं निकाल पाएंगे। आगे देखो, बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू 0 अगर आएगा तो भी दो रियल रूट्स होंगे, इसके दो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। और दोनों रियल रूट्स जो होगा ना दोनों इक्वल ही होगा, अलग अलग नहीं आएगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर निगेटिव आएगा तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं हो सकता इसका मतलब इसका जो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो कोई रियल नंबर निकल के नहीं आएगा। तो मान लो कोई इक्वेशन ऐसा दिया रहेगा और हमको बोलेगा सॉल्व करो, इसमें x की वैल्यू निकालो, तो हम निकालते रह जाएंगे, हमसे नहीं निकलेगा। कैसे निकालते x वैल्यू, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है तो फैक्टराइज करके निकालते हैं ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखे थे ना, x वैल्यू कैसे निकालते हैं ना, तो हम निकालते रहेंगे, फैक्टराइज करते रहेंगे, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसका रूट्स जो है रियल नंबर है ही नहीं कोई, नहीं, क्योंकि रियल नंबर आएगा तभी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसका रूट्स रियल नहीं है तो हम वहाँ निकालेंगे नहीं। मतलब कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो उसमें बी स्क्वायर 4ac निकाल लेंगे, उसकी वैल्यू देखेंगे निगेटिव आ रहा है तो वहाँ लिख देंगे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निगेटिव है, देयरफॉर इसका कोई रियल रूट्स नहीं होगा, नहीं, दे हैव नो एनी रियल रूट्स, हो गया, इतना लिख के छोड़ देंगे। पास में आ रहा है। देखो इसका यूज कैसे करेंगे, जब हम एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें तो पता चल ही जाएगा ना कि कैसे लिखना है, किस इक्वेशन में कैसे आएगा, ठीक, तो वहाँ पता चल ही जाएगा। तो यहाँ तीन भी याद रखने के लिए, समझने के लिए तीन बातें समझ में आ गई ना, कि हमको कोई भी इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो हम ये चेक कर सकते हैं कि उसके रूट्स जो आएंगे वो कैसा आएगा, उसका नेचर कैसा रहेगा, रूट्स का रियल नंबर होगा या नहीं, ठीक है, दोनों रूट्स इक्वल होगा या नहीं, कि अनइक्वल होगा, ठीक, ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अनइक्वल होगा, पॉजिटिव आएगा तो, निगेटिव आएगा तो रियल रूट्स ही नहीं होगा, तो बात ही नहीं है इक्वल एंड इक्वल की, कोई रियल नंबर होगा ही नहीं जब, तो इसमें क्या इक्वल एंड इक्वल की बात करेंगे। तो ये कंडीशन आए और ये कंडीशन आए, दोनों में हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहे तो हमें चेक करके देखना होगा कि उसके रूट्स पॉसिबल है या नहीं, ठीक है। तो दो कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स पॉसिबल होते हैं, मतलब पॉसिबल नहीं, मतलब रियल रूट्स हो सकते हैं, तो दोनों कंडीशन होगा कि नहीं। तो अगर पूछे कि पॉसिबिलिटी पूछे कि किस किस कंडीशन में
किस किस कंडीशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं पॉसिबल हैं, ठीक ना, मतलब रियल रूट्स होंगे। तो किस किस कंडीशन में होगा? दो कंडीशन, बी स्क्वायर में थोड़ी सी जब क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा जीरो से, मतलब पॉजिटिव रहेगा, या और इक्वल रहेगा तो भी होगा। देखो दोनों को एक साथ में दिखा दिए है, ये दोनों कंडीशन रहेगा तब रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। बस में रियल रूट्स के लिए दोनों पॉसिबल है, लेकिन अनइक्वल रूट्स कब होगा? सिर्फ इस कंडीशन में। इक्वल रूट्स किस कंडीशन में? इस कंडीशन में। मान लो कोई इक्वेशन दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके रूट्स इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिव है ना कि इसके रूट्स इक्वल है। तो अगर तब मान लो सीधे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो हम ऑटोमेटिक हमको पता होना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स, मान लो ये इक्वेशन है, कि इसमें दिया हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल है, क्वेश्चन में गिव है ना, तो इसके रूट्स इक्वल है, तो ये फिक्स हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो बताओ रूट्स अगर इक्वल दिया हुआ क्वेश्चन में, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो, ये गिवन हो गया कि नहीं हमारे पास? नहीं, तो ये क्वेश्चन में गिवन हो गया जैसे ही। तो हमको प्रोसीड करने में यही चीज़ें ध्यान देनी होती है कि अगर इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब बी स्क्वायर 4ac जीरो के बराबर है। लेकिन जिस इक्वेशन में हमको चेक करना है कि चेक करने के लिए कि इसके रूट्स इक्वल है या नहीं, तब तो वहाँ पे बी स्क्वायर 4ac की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे जीरो आएगा तो लिख देंगे, इक्वल रूट्स होगा, नहीं आएगा तो लिख देंगे दे हैव नो इक्वल रूट्स। पास में आ रहा है। लेकिन जिस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इसके रूट्स इक्वल हैं, तो ये कंडीशन हो गया। अगर दिया है कि दो रूट्स अनइक्वल है, तो ये कंडीशन होगा। अगर बोल रहा है कि सीधे बोल रहा है कि रूट्स रियल है, रूट्स क्या है? रियल है, तो ये दोनों कंडीशन होगा। दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन एक साथ में से लिखेंगे, ग्रेटर भी और इक्वल टू, नहीं बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो देखो इसमें हम क्या पढ़े, रूट्स के नेचर के बारे में, नेचर पढ़ लिए रूट्स का कि कब कैसा नेचर होता है, मतलब कब ये इक्वल होता है, कब अनइक्वल होता है, कब पॉसिबल है, कब रियल नंबर पॉसिबल है, कब रियल नंबर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ लिखे नो रियल रूट्स, मतलब रियल रूट्स नहीं हो, कोई रियल नंबर नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं कि पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा बाउंडेशन है, हमने आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है, अगले हायर क्लास में पढ़ोगे। बस में देखो अब आगे हम ये देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू हम निकालते हैं, हर एक चेक करने के लिए, रूट्स का नेचर चेक करने क्या करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से ये डिटरमाइन हो जाता है कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या डिटरमाइन करती है, ये डिटरमाइन कर देती है कि किस पॉलिनोमियल के, मतलब किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसा होगा। नहीं, ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है, क्या कर देती है, ये डिस्क्रिमिनेट कर देती है रूट्स के नेचर का, क्लियर है, कर देती है कि नहीं। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। डी मतलब क्या है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो इसमें इतना अर्थ नहीं, बस डी याद रखो कि डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। तो इसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी बोलो या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोलो, नहीं तो तीन कंडीशन यहाँ लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि डी ग्रेटर जीरो, मतलब डी पॉजिटिव, डी इक्वल टू जीरो, या फिर बोल सकते हैं डी लेस दैन जीरो। नहीं, डी ग्रेटर जीरो होगा तो 2 रियल रूट्स होगा, 2 रियल रूट्स, और दोनों कैसा होगा, दोनों अलग अलग होगा, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है। डी अगर जीरो के बराबर होगा तो भी रियल रूट्स होंगे, 2 रियल इक्वल रूट्स, दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर डी लेस दैन जीरो, अगर डी का वैल्यू नेगेटिव है, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव, जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव, तो नो एनी रियल रूट्स बोलेंगे, कोई रियल रूट्स नहीं होगा, कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, इस पॉसिबल होगा, उसमें भी एक्स वैल्यू निकलेगी। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर जीरो है, यहाँ अगर कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, तो ए बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या है, 1 है। बी देखोगे तो यहाँ बी बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स है ही नहीं, तो जीरो हो गया। सी देखोगे तो यहाँ 4 है, तो यहाँ अगर हम डी निकालेंगे, डी सिंस डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, मतलब डी निकालेंगे, डी निकालो या फिर ऐसे डायरेक्ट लिखो डी बराबर, ठीक है, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट ही निकालेंगे ना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे लिख दिया, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी को बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही ना रिप्रेजेंट करते हैं डी से। अब वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू जीरो है, तो जीरो का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 4, तो 0 माइनस 16, तो क्या आ गया, माइनस 16। तो देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो डी लेस दैन जीरो ऐसे लिखते हैं कि सिंस डी लेस दैन जीरो देयरफॉर दे हैव नो एनी
रियल रूट्स। ठीक है, अब मान लो इक्वेशन दिया रहता, तुमसे बोलता कि एक्स वैल्यू निकालो, तुम निकालते रह जाते नहीं। तो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, बात समझ में आया। चाहे ये क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन रहे कि चेक करो कि इसमें रूट्स कैसा होगा, नेचर कैसा होगा रूट्स का, तो हम ऐसे करके दिखा देंगे। यहाँ पे ए बी सी लिख देंगे, कितना कितना दिया हुआ है, और डी निकाल देंगे। इस तरह से अलग से लिख देंगे कि डी नेगेटिव है, अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव आता +16 आता, लिख देते सिंस डी ग्रेटर 0 देयरफॉर दे हैव टू इक्वल, पॉजिटिव आता तो अनइक्वल होता ना, लेकिन रियल रूट्स तो होता, तो दे हैव टू अनइक्वल रियल रूट्स। ठीक, फिर अब मान लो इसमें अब हम नेचर बता दिए, अब बोलता है एक्स वैल्यू निकालो, तो इसमें एक्स वैल्यू पर निकालना पॉसिबल है, क्योंकि रियल नंबर ही नहीं आएगा तो कैसे पॉसिबल है, नहीं होगा, तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता तो रियल रूट्स तो होता, तो हम आगे इसको एक्स वैल्यू निकालने के लिए प्रोसीड करते। बस में आ रहा, तो रूट्स का नेचर आराम से कर लोगे कि नहीं। देखो, तो यहाँ पे हम ये कितनी बातें सीख लिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इसके ग्राफ कैसे होते हैं, ये जीरोज कितने होते हैं या फिर रूट्स कितने होते हैं, रूट्स कब पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं, मतलब रियल नंबर पॉसिबल है कब पॉसिबल नहीं है, मतलब रूट्स के नेचर पढ़ लिए। ठीक है, रूट्स का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या निकालते हैं, डी निकालते हैं, डी मतलब डिस्क्रिमिनांट निकालते हैं, नहीं डी निकालते हैं, डी की वैल्यू किसके बराबर होती है, b² - 4ac की वैल्यू। ठीक है, तो चूँकि हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन रहेगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन रहेगा, तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम कई मेथड से निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड से, जो पॉलिनोमियल चैप्टर में भी देखो, तो यहाँ में एक्स की वैल्यू निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है, मतलब सॉल्यूशन निकालना है, इसको सॉल्व करना है, तो 3 मेथड से, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं, या फिर बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये रामबाण का काम करेगा। जब कोई भी इक्वेशन दिया रहे, अगर वो फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से नहीं निकल रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से आराम से यूज करके एक्स वैल्यू निकाल दो। लेकिन क्वेश्चन में मेंशन है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करना, तो फैक्टराइजेशन मेथड से करना पड़ेगा ना। मेंशन है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना, तो उसी से करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड से ही आसान होगा बनाने में फिर। ठीक है, तो 3 मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। कितने मेथड, 3 मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 याद रखोगे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो मान लो छोटा छोटा इक्वेशन, जैसे यही इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, अगर ये इक्वेशन फैक्टराइजेशन से नहीं हो रहा है, जिसको फैक्टराइजेशन सीखने में दिक्कत है, नहीं समझ में आता है, नहीं पढ़े हो अभी तक, तो अब 10th में तो फैक्टराइजेशन आके नहीं पढ़ोगे, तो वहाँ जाकर 9th क्लास का वीडियो देखना होगा, 9th क्लास में फैक्टराइजेशन सीखना होगा। तब यहाँ 9th क्लास से फैक्टराइजेशन सीखना पॉसिबल नहीं है। यहाँ कुछ जो मेन फैक्टराइजेशन है वो सीखेंगे यहाँ पे। ठीक, हम 9th क्लास पर तो नहीं सीखेंगे, तो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसको काम चल जाएगा। उसमें एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, वो फार्मूला याद रखो, उसमें डायरेक्ट पुट करोगे, एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसमें कोई फैक्टराइजेशन या स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फैक्टराइजेशन मेथड समझ रहे हो, स्प्लिट करके, या स्प्लिट टर्म को जो ब्रेक करके करते हैं, स्प्लिट करके। ठीक, तो जिसको ये मेथड समझ नहीं आएगा, वो इस इक्वेशन को आराम से क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो, एक्स की वैल्यू निकालना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम आएगा, तो वर्ड प्रॉब्लम में एक्स सपोज करेंगे, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो आगे सॉल्व कर दो, या इस मेथड से या इस मेथड से या फिर इस मेथड से। तो वर्ड प्रॉब्लम में जब भी रहेगा कोई इक्वेशन, तो हम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं। अगर नहीं हो रहा है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। ठीक है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या रहेगा, एकदम आसान रहेगा, सीधे एक्स इक्वल टू फार्मूला पुट करोगे, फार्मूला रहेगा, उसमें एक्स की वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला में जो मांगेगा वो पुट करोगे, तुरंत एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने आना ही चाहिए। जिसको नहीं आ रहा क्वाड्रेटिक फार्मूला से सीख लेंगे। ठीक है, तब हम इसके बाद ये पढ़ेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको 3 तरह से अगर हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एक एक करके स्टेप पढ़ेंगे, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड पहले ही पढ़ा चुके हैं, लेकिन एक बार रिकॉल कर देंगे। इसमें 2 सीखना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी 9th क्लास में पढ़े थे, कि सॉल्यूशन करके नहीं, ऐसे सीखे थे कि कोई अलजेब्रिक मतलब कोई पोलिनोमियल दिया है, उसको फैक्टराइजेशन करना है स्क्वायर मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है जिसको देखेंगे। ठीक है, कुछ अच्छे प्रॉब्लम इसमें आएंगे। ठीक, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने में आसानी रहेगी, है ना। तीनों मेथड सीख लेना है हमको।
ठीक, एग्ज़ाम में तो सिर्फ क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन मेथड से ही काम चल जाएगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से तो नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हम तीनों मेथड सीखेंगे, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम कैसे आएगा समझ में आएगा? वर्ड प्रॉब्लम आएगा उसमें, जैसे सपोज कर तो राम की है जो मोहन की है, जिस तरह सपोज करोगे एक इक्वेशन बन के आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आएगा, वहाँ से फैक्टराइज करोगे एक्स वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में फिर हम इसको देखेंगे। अभी हम क्या सीखेंगे, कोई इक्वेशन दिया उसको फैक्टराइजेशन मेथड या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे बनाते हैं, तीनों मेथड देखेंगे और तीनों से कुछ अब एक्सरसाइज बनाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। अभी हम प्रोसेस देख लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आएगा, वर्ड प्रॉब्लम में 2-4 क्वेश्चन देखेंगे, सारा आसानी से बन जाएगा, क्लियर है। इसमें ग्राफ बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बनाने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद जो चैप्टर आएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, उसमें ग्राफ बनाने के लिए दिया जाएगा और क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स होती है, उससे ग्राफ पूछता ही है। ग्राफ अच्छे से सीख लोगे वो बना दो, 5 नंबर तुम्हारे हाथ में है। इसमें भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी क्वेश्चन आता ही है, फिक्स है, एक वर्ड प्रॉब्लम आता ही है लॉन्ग आंसर में। अब वर्ड प्रॉब्लम, इसका वर्ड प्रॉब्लम एकदम आसान है, ये क्वेश्चन छूटने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें पहले क्या सीखना पड़ेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम सीखने से पहले हमको फैक्टराइजेशन करने तो आना चाहिए, ताकि इक्वेशन बनेगा तो उसको सॉल्व कर पाएँ, क्लियर है।